हेलो मेरे सीख लो के प्यारे व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट सूजल एंड आज हम लोग पढ़ेंगे एक बड़े से बुक द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल का एक छोटा सा पार्ट जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। अब आई नो कि ये वीडियो बहुत लेट आ रहा है, बट मेरा काम ऐसे बस नॉर्मली कोई भी वीडियो बना के डाल देना नहीं है। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं हमेशा ऐसे वीडियोस बनाऊं जिसको देखकर आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एंड ऐसे कंटेंट्स के लिए मुझे प्रॉपरली पढ़ाई करना पड़ता है, उसके बाद स्क्रिप्ट लिखना होता है, फिर रिकॉर्ड, एडिट वगैरह वगैरह। तो यार थोड़ा टाइम लगता है तो लगने दो। जो भी वीडियोज आ रही है एकदम टॉप की कंटेंट होंगी। एंड ऐसे ही टॉप की कंटेंट देखने के लिए आप हमारे प्यारे से चैनल सीख लो को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब जाहिर सी बात है कि इस चैप्टर के टाइटल को देख के हमें ये पता चल रहा है कि ये जो डायरी है वो किसका है, एनी फ्रैंक दीदी का। मींस इस स्टोरी की, इस डायरी की जो राइटर है वो खुद एनी फ्रैंक ही है। अब ये तो बिल्कुल भी मत सोचना कि ये कोई मामूली सा बुक है। इस बुक के थ्रू हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एनी फ्रैंक के लाइफ को देखेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एनी फ्रैंक, जो कि एक जर्मन जूइश फैमिली से बिलोंग करती है, वो कैसे नाजियों से बचने के लिए अपने फैमिली एंड अपने 4 दोस्त के साथ जर्मनी छोड़ के एम्स्टर्डम चली जाती है, जो कि नीदरलैंड में था। लेकिन जब नाजियों ने नीदरलैंड में भी कब्जा करना स्टार्ट किया तो एनी और इसकी पूरी फैमिली 1942 से 1944 तक अपने फादर के ऑफिस में छुपे रहे। बट एट लास्ट उनको पकड़ लिया जाता है एंड कंसंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया जाता है। वहां से सिर्फ एनी फ्रैंक के फादर ऑटो फ्रैंक ही बचते हैं। एंड जब वॉर खत्म होता है, वो अपने घर एम्स्टर्डम वापस चले जाते हैं तो उनको ये डायरी मिलता है, जो कि एनी को उसके 12th बर्थडे यानी कि 12 जून 1942 में दिया गया था। एंड इस डायरी की जो लास्ट एंट्री थी वो थी 1 अगस्त 1944 की। मींस इस डायरी को एनी फ्रैंक ने पूरे 2 साल तक मेंटेन किया। इसमें कुछ लिखा जो कि हम आगे पढ़ने ही वाले हैं। तो जब ऑटो फ्रैंक को अपनी बेटी एनी फ्रैंक का पर्सनल डायरी मिलता है तो वो सोचते हैं कि क्यों ना इस डायरी को पब्लिश कर दिया जाए। एंड फिर ऐसा ही होता है, उसको पब्लिश कर दिया जाता है। अब सिर्फ आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं थोड़ा हिस्ट्री को रिवाइंड करता हूँ। तो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक बहुत ही प्यारे वर्ल्ड फेमस अंकल, जिनका नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे, मैं भी तो देखूँ किसको किसको हिस्ट्री का अच्छा नॉलेज है। तो उनकी नाजी कम्युनिटी के लोगों ने इनके ऑर्डर पर इतिहास का सबसे बड़ा जेनोसाइड को अंजाम दिया। तो ये दूसरे माइनॉरिटी ग्रुप्स को, दूसरे माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लोगों को बहुत दर्दनाक तरीके से टपका देते थे। फॉर एग्जाम्पल लोगों को कंसंट्रेशन कैंप्स एंड गैस चेंबर में भेज दिया जाता था। तो चलिए फिर टाइम मशीन में बैठते हैं एंड चलते हैं एनी फ्रैंक के लाइफ में। डायरी लिखना मेरे लिए एक बहुत स्ट्रेंज काम है। इसलिए नहीं क्योंकि ये मेरा फर्स्ट डायरी है, बट इसलिए क्योंकि मैं अभी सिर्फ 13 साल की एक छोटी सी नन्ही मुन्नी बच्ची हूँ। एंड मेरी डायरी को पढ़ने में कौन ही इंटरेस्टेड होगा। पर कोई नहीं, मुझे लिखना पसंद है। एंड मैं जब भी अपने फीलिंग्स को अपने डायरी में नोट डाउन करती हूँ तो मुझे बहुत हल्का फील होता है, बहुत लाइट फील होता है। एंड काश मुझे ये तब पता चल पाता जब मैं बहुत सैड रहती थी, अपने हाथों से अपने गालों को पकड़कर चुपचाप बैठी हुई थी। फिर वो लिखती है, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, क्योंकि एनी के अकॉर्डिंग पेपर में हम अपने सारे फीलिंग्स, अपने सारे दुख दर्द को लिख सकते हैं एंड उसमें कोई आर्गूमेंट भी नहीं होगा। बट वहीं अगर हम इंसानों के साथ अपने फीलिंग्स को शेयर करते हैं तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि वो हमारी बातों को अच्छे से सुनेगा या नहीं, उस पर कैसे रिएक्ट करेगा वगैरह वगैरह। एंड इसीलिए मैं इस डायरी को किसी को भी नहीं पढ़ने दूंगी जब तक कि मेरा कोई सच्चा दोस्त नहीं मिल जाता जो इस डायरी को वाकई में पढ़ने के लायक हो। मेरी कोई दोस्त नहीं है, बट ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि मेरे पास लोगों की कमी है। मेरे साथ मेरी बहन है जो कि 16 साल की है, मेरे लविंग पेरेंट्स हैं एंड 30 से ज़्यादा लोग हैं जिनको मैं दोस्त बोल सकती हूँ, लेकिन उनमें से कोई भी मेरा सच्चा दोस्त नहीं है। बट मेरी डायरी को छोड़कर मेरी डायरी मेरी लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड है, क्योंकि ये मेरी सारी दुख दर्द को सुनता है और समझता है। हाँ, ये भी बात है कि मैं लोगों से अपने फीलिंग्स को भी शेयर नहीं कर पाती। वैसे दूसरे लोग जो होते हैं ना, वो अपने डायरी में सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही लिखते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं इससे मतलब कि अपनी डायरी से सब कुछ शेयर करूँगी। एंड मैं इस डायरी को किटी बुलाऊँगी। मैं अपने डायरी में अपने लाइफ का ब्रीफ लिख रही हूँ, जो कि मुझको उतना पसंद भी नहीं है। मेरे पापा दुनिया के सबसे प्यारे पापा है। उन्होंने तब तक शादी नहीं किया था जब तक कि वो खुद 36 के एंड मेरी मॉम 25 की नहीं हो गई थी। मेरी बहन मार्गॉट का जन्म जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में ईयर 1926 में हुआ था एंड मेरा 12 जून 1929 में, यानी कि मेरी बहन मेरे से 3 साल बड़ी है। एंड जब मैं 4 साल की थी, मीन्स ईयर 1933 में, तब मेरे फादर फ्रैंकफर्ट से पोलैंड माइग्रेट हो गए, मतलब कि शिफ्ट हो गए। बाय द वे दोस्तों, थोड़ा परेशान करने के लिए सॉरी, बट यहाँ जितने भी डेट्स मेंशन किए गए हैं उनको आपको मीन्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए याद रखना है।
एंड इफ़ अगर एग्ज़ाम में डायरेक्टली नहीं भी आता है तो आप इन डेट्स को अपने आंसर में यूज़ करके, अपने आंसर में इंक्लूड करके अपने आंसर को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो। उसके बाद मेरी मॉम भी सितंबर में पोलैंड चली गई। उसके बाद कुछ दिनों तक मैं और मेरी बड़ी बहन अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहे थे। फिर दिसंबर में मेरी बहन भी मम्मी पापा के पास पोलैंड चली गई एंड फिर अगले साल फरवरी में मैं 6th क्लास तक मॉन्टेसरी नर्सरी में पढ़ी एंड मुझे मेरी क्लास टीचर बहुत पसंद थी एंड जिस दिन हमारा फेयरवेल था उस दिन हम दोनों बहुत ज़्यादा रोए थे। अब इसके बाद 1941 में मेरी ग्रैंडमदर बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है, उनका ऑपरेशन भी होता है, बट अनफॉर्चुनेटली जनवरी 1942 में उनकी डेथ हो जाती है। किसी को भी नहीं पता था कि मैं अपनी ग्रैंडमदर से कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ, उनको कितना मिस करती हूँ। 1942 में मेरा बर्थडे भी एकदम सिंपल तरीके से सेलिब्रेट किया गया था। उस दिन ग्रैंडमदर के लिए हम लोगों ने कैंडल्स भी जलाया था। अब हमारी फैमिली में बस 4 ही लोग हैं एंड हम एक दूसरे से काफ़ी प्यार भी करते हैं। इसके बाद 20 जून 1942 के दिन वो अपना पूरा डेडिकेशन उस डायरी की तरफ कर देती है। वो अपने डायरी में एक एक इंसिडेंट को डिस्क्राइब करते हुए एक नोट लिखती है। वो लिखती है, डियरेस्ट किटी। किटी उस डायरी का नाम था जो कि एनी ने रखा था। एक दिन हमारा पूरा क्लास बहुत ज़्यादा नर्वस था, ये सोच के कि अपकमिंग पेरेंट्स टीचर मीटिंग में क्या होगा, कौन पास करेगा और कौन पीछे ही रह जाएगा। लेकिन मैं और मेरी दोस्त जीएन हंस रहे थे पीछे के 2 लड़के की बातों को सुनकर, क्योंकि भाई वो दोनों बेट लगा रहे थे कि कौन बच्चा पास होगा और कौन इसी क्लास में फेल हो जाएगा। वैसे उन दोनों लड़कों का नाम था सीएन और जैक्स। उस दिन क्लास में सब बच्चे एक दूसरे से बोल रहे थे कि तुम पास हो जाओगे, तुम पास हो जाओगे, और दूसरा बच्चा बोल रहा था कि नहीं नहीं मैं नहीं, तुम पास हो जाओगे, मैं फेल हो जाऊंगा। एंड ऐसे ही पूरे क्लास में डर का माहौल फैला हुआ था। मैं लिखती हूँ कि पास होना या फेल होना ये हमारे बस में नहीं है, ये टीचर्स पे डिपेंड करता है। टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर ऑन अर्थ। मीन्स कोई नहीं जान सकता कि उस वक्त टीचर के दिमाग में क्या चल रहा है। वैसे मुझे पूरा पता था कि मैं और मेरी दोस्त हम सब पास हो जाएंगे, बस मुझे थोड़ा मैथ्स में डर लग रहा था एंड इसीलिए हम सब एक दूसरे को बोल रहे थे कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जैसे 3 इडियट्स में होता है ना, ऑल इज़ वेल सब लोग बोलते हैं, तो वैसे ही। फिर वो अपने स्कूल के बारे में लिखती है। वो लिखती है, मेरे स्कूल में टोटल 9 टीचर्स है, 7 मेन एंड 2 वुमेन एंड सब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, सिवाय मैथ्स के बूढ़े टीचर मिस्टर केसिंग के। वो मुझसे बहुत ज़्यादा एनॉयड रहते हैं क्योंकि मैं उनके क्लास में बहुत बात करती थी एंड इसीलिए वो मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क भी दे देते थे। एक बार तो उन्होंने मुझे अ चैटर बॉक्स टॉपिक पे ऐसे लिखने दे दिया था। घर में सारा होमवर्क करने के बाद जब इस वाले होमवर्क पे एनी का नज़र जाता है तो वो अपने पेन को मुंह में दबा कर सोचती है कि वो वर्ड्स के बीच बीच में बड़े बड़े गैप्स को छोड़कर बड़े बड़े लेटर्स में ऐसे लिख देगी ताकि ऐसे बड़ा दिखे। बट अगले ही मोमेंट वो सोचती है कि ये तो कॉमन है, मैं कुछ अलग करूँगी एंड फिर वो 3 पेज भर के एक ऐसे लिख देती है जिसमें वो ये लिखती है कि बोलना एक स्टूडेंट का ट्रेट है, मैं कंट्रोल करने का कोशिश तो करती हूँ लेकिन ये गुण यानी कि बात करने का, बकबक करते रहने का, ये मुझे मेरी मॉम से आया है एंड इसीलिए कंट्रोल करना या बात नहीं करना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। इस ऐसे को पढ़ के मिस्टर केसिंग बहुत हंसते हैं एंड फिर नेक्स्ट टाइम जब मैं उनके क्लास में बात करते हुए पकड़ी जाती हूँ तो वो मुझे वापस से एक टॉपिक पे ऐसे लिखने दे देते हैं एंड वो टॉपिक था एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। मीन्स एक ऐसी चैटर बॉक्स जिसको कभी सुधारा नहीं जा सकता। इसके बाद 2 दिनों तक मैं उनके क्लास में बात नहीं करती हूँ, बट 3rd डे मैं वापस से बात करते हुए पकड़ी जाती हूँ एंड वो मुझे एज यूजुअल एक टॉपिक पे ऐसे लिखने दे देते हैं एंड वो टॉपिक था क्वैक 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 सेड मिसेस चैटरबॉक्स। एंड इस मोमेंट में इस टॉपिक को सुनने के बाद पूरा क्लास मेरे ऊपर हंस रहा होता है। इसके बाद वो लिखती है, मीन्स बताती है, अरे मतलब लिख के बताती है, उसकी एक दोस्त है सेन। अब सेन को बहुत लोग सानी भी बोलते हैं, एनीवेज हम लोग सेन बोलेंगे, जिसको पोइट्री लिखना बहुत पसंद था एंड वो बहुत अच्छा पोइट्री भी लिखती थी। वो कहती है कि वो मुझे इस टॉपिक पे ऐसे लिखने में हेल्प करेगी। मैं भी सोचती हूँ कि मैं सेन की हेल्प से इस ऐसे में एक ऐसा पोएम लिखूंगी जिससे मेरा नहीं बल्कि मिस्टर केसिंग का ही मजाक उड़ जाए। इसलिए मैंने पोएम के फॉर्म में उस ऐसे को लिखा। उसमें मैंने लिखा कि एक डक फैमिली होता है जिसमें एक फादर डक होते हैं, मदर डक होती है एंड उसके 3 बच्चे होते हैं। तो जो फादर डक है वो अपने तीनों बच्चों को मार देते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वैक 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 मतलब कि वो बहुत ज़्यादा बोलते थे। मुझे तो लगा था कि इसको पढ़ के मिस्टर केसिंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन भाई उन्होंने तो इस जोक को अपने दिल पे ले लिया। वो इस पोएम में अपने भी कुछ वर्ड्स ऐड करते हैं एंड इसे और भी ज़्यादा बढ़िया बना देते हैं एंड बाकी के सारे क्लास में सुनाते हैं। एंड उस दिन के बाद मिस्टर केसिंग ने मुझे कभी भी पनिशमेंट नहीं दिया। इनफैक्ट उन्होंने अपना बिहेवियर ही चेंज कर लिया।
वो बच्चों से बहुत फ्रेंडली हो गए, वो बच्चों को क्लास में जोक्स भी सुनाते थे एंड एकदम जॉली मूड वाले टीचर बन गए थे। मीन्स मिस्टर केसिंग एक खरूश टीचर से एक बहुत ही अच्छे टीचर में कन्वर्ट हो गए थे। अब मैं इस नोट को एंड करती हूँ एंड नीचे में लिखती हूँ योर्स एनी। तो अब ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है एंड हम लोग एनी फ्रैंक के बारे में बस इतना ही जान पाते हैं। इसके बाद तो हम सबको पता है कि उनके साथ क्या हुआ, उनको कंसंट्रेशन कैंप में ले जाया गया एंड मार दिया गया एंड हम लोग कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये उन लोगों के लिए कितना हार्श हुआ होगा। एनीवेज ये चैप्टर ख़त्म होता है एंड अगर आपको ऐसे ही दूसरे चैप्टर्स की भी वीडियो चाहिए तो सिंपली आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए क्लास 10 के प्लेलिस्ट के लिंक को क्लिक करके उन सारे वीडियोस को देख सकते हो। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए एंड सीख लो के साथ सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हाँ, जाते जाते सब्सक्राइब भी कर देना।